मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस वीडियो को बनाने के लिए। आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम नाम का एक शो देखा होगा। इस शो में काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं, उनको यूनिफ़ॉर्म डलवाई जाती है एंड उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चैलेंजेस, गेम्स दिए जाते हैं टू परफ़ॉर्म। क्या आपको पता है स्क्विड गेम एक्चुअल में रियल लाइफ़ बेस्ड है? यस, जस्ट लाइक यू मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कैच है। जो रियल लाइफ़ में था वो एक्चुअल में स्क्विड गेम नहीं था, बट आप कह सकते हो और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग था जो स्क्विड गेम में है। रियल लाइफ में कोई गेम्स नहीं खेली गई थी, बल्कि और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। सो बिना देर करे लेट्स स्टार्ट करने से पहले बस 2 चीज़ें मेरे को आपको बतानी है। पहली चीज़ ये है, अगर आपको स्केरी, वियर्ड, डार्क, मिस्टीरियस चीज़ें पसंद है तो मैं ऐसा कंटेंट डालता हूँ अपने चैनल पर। मैं शॉर्ट्स एंड वीडियोस एवरी सिंगल वीक डालता हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सेकंड चीज़ ये है कि इस केस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगा ग्रेजी टीवी। सो मैंने उनकी वीडियो देखी थी, हो सकता है आपको इस वीडियो में उनके द्वारा 2-3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे इस केस को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या मुझे स्क्विड गेम देखना पड़ेगा? द आंसर इज़ नो, क्योंकि जो शो में दिखाया गया था वो रियल लाइफ में एक्चुअली हुआ नहीं था, बल्कि इंस्पायर्ड था काइंड ऑफ। सो अब शुरू करते हैं रियल लाइफ स्क्विड गेम। थोड़ा बहुत आप लोगों को हिस्ट्री दे देता हूँ ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए। 1960s की बात है। कोरिया, स्पेशली साउथ कोरिया, एक वॉर के थ्रू निकला था। बहुत ज़्यादा केओस था जब वॉर ख़त्म हुई थी उस देश में। वॉर ख़त्म होने के बाद बहुत 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 सारे लोग होमलेस हो गए थे और काफ़ी सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो गए थे और ऑर्फन्स बन गए थे एंड काफ़ी सारे बच्चे इंजर्ड भी थे ऑब्वियसली, बच्चे भी, बड़े भी, हर कोई। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा केओस था आफ्टर अ वॉर। सो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इस चीज़ को डील करने के लिए हमें एक वेलफेयर सेंटर बनाना चाहिए, जहाँ पर जो लोग होमलेस हैं और जो बच्चे अनाथ हो गए हैं वहाँ पे वो लोग रह सकते हैं। उनको खाना, पीना, कपड़े, शेल्टर सब कुछ दिया जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि वाह क्या गवर्नमेंट है, काश हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे होती। बट रियलिटी ये है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं है। रियलिटी ये थी कि वॉर ख़त्म होने के बाद 1980s में कोरिया में, साउथ कोरिया में ओलंपिक्स होने वाले थे एंड कोरिया की गवर्नमेंट ये कह रही थी कि अलग अलग देशों से लोग आएंगे हमारे देश में एंड जो लोग होमलेस बन गए हैं, जो बच्चे ऑर्फन्स बन गए हैं बिकॉज ऑफ वॉर, वो अभी भी सड़कों पर है। सो कोरिया की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि दूसरे देशों से लोग जब आएँ और ये हालत देखें कि गलियों में होमलेस लोग बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ कोरिया को लगी कि काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग होगा। सो गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया कि एक वेलफेयर सेंटर बनाया सो दैट ये होमलेस लोग वहाँ पर जाके रह सकें। बट कहानी यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। गवर्नमेंट ने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि गली में जहाँ पर भी आपको कोई होमलेस या कोई अनाथ बच्चा दिखे, आप उसी टाइम उसको पकड़ लो और उस वेलफेयर सेंटर में ले आना। गवर्नमेंट और पुलिस सिर्फ और सिर्फ होमलेस लोगों को नहीं, अच्छे घरों के लोगों को भी उठा रही थी और उस वेलफेयर सेंटर में डाल रही थी। लोग जिनके पास घर है, जिनके पास उनके माँ बाप है, फैमिली है, पुलिस उनको भी उठा रही थी और इस वेलफेयर सेंटर में लेके जा रही थी। एंड पुलिस एंड गवर्नमेंट इन लोगों को उस वेलफेयर सेंटर ज़बरदस्ती क्यों लेके जा रहे थे, ये पता चलता है 1986 में बाय ए लॉयर। जहाँ पर ये वेलफेयर सेंटर बना था उसी के पास एक जंगल था एंड एक लॉयर जिसका नाम होता है किम, वो उस जंगल से गुजर रहा होता है एंड वो देखता है कि काफ़ी सारे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग कुछ लेबर कर रहे हैं एंड उनके साथ गार्ड्स है जिन्होंने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है एंड उनके आसपास कुत्तों ने घेरा हुआ है जो कि कॉन्स्टेंटली भौंक रहे हैं इन बच्चों पर और बुजुर्ग लोगों पर। सो ये चीज़ देख के वो लॉयर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड उसी टाइम कंसर्न में आ जाते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर। सो लॉयर जब ये चीज़ ध्यान से देखते हैं, वो देखते हैं कि ये बच्चे और बड़े बुजुर्ग इसी टाइप का लेबर वर्क कर रहे हैं एंड ये गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा इनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं और ज़बरदस्ती इनसे काम करवा रहे हैं। सो ये लॉयर और इनके साथ इनकी पुलिस की टीम, ये सारे टीम बनाते हैं और इस वेलफेयर सेंटर में जाते हैं। उस वेलफेयर सेंटर में जाने के बाद पता लगता है इस वेलफेयर सेंटर में 3000 से ज़्यादा लोग हैं, बच्चे और बुजुर्ग सबको मिला के
एंड इन सबको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करा जा रहा था और इनसे फोर्स्ड लेबर कराई जा रही थी। अब ये टॉर्चर क्या था ये मैं आपको बताऊंगा। इवेंचुअली सारे विक्टिम्स रिलीज हो जाते हैं उस वेलफेयर सेंटर से एंड फिर 2011 में कुछ विक्टिम्स अपने शेल के बाहर आते हैं एंड जो भी उस वेलफेयर सेंटर में हुआ था वो सब कुछ बताते हैं। इनमें से एक विक्टिम था जिसका नाम था एन जोंग सुन। इन्होंने बताया कि ये किसी भी तरह का वेलफेयर सेंटर नहीं था, ये एक कंसंट्रेशन कैंप था जहाँ पर छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक सबको असॉल्ट करा जाता है और टॉर्चर करा जाता है काम के बदले। फिर वो बताते हैं कि ये इस कंसंट्रेशन कैंप में कैसे आए। फिर उन्होंने बताया कि जब वो सिर्फ 13 साल के थे वो अपनी छोटी बहन के साथ मार्केट गए हुए थे एंड उनके साथ उनके फादर भी थे एंड इनके फादर ने इनको बोला कि तुम दोनों यहीं पे खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए, मैं अभी काम से आ रहा हूँ। सो ये दोनों बच्चे अपने पापा का वेट कर रहे हैं एंड इनके पास एक पुलिस वाला आ जाता है एंड एज ए किड इन लोगों को लगा कि पुलिस वाले तो अच्छे होते हैं, ये लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले कहते हैं इन बच्चों को कि इस बस में बैठ जाओ। सो ये एक बस होती है जो कि पुलिस वाले लेके आते हैं एंड जो कि ये बच्चे इनोसेंस में थे, ये पुलिस वाले की बात मान के उस बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठने का पता लगता है कि इस बस में और भी बहुत सारे उनके ही एज के बच्चे थे। फिर वो बस उनको लेके जाती है बॉक जीवान, जहाँ पर ये वेलफेयर सेंटर बना हुआ था। इस वेलफेयर सेंटर का दूसरा नाम था द ब्रदर्स हाउस। फिर इन बच्चों को जबरदस्ती डंडे लाठी मार मार के इस कंसंट्रेशन कैंप के अंदर लेके जाते हैं एंड फिर अंदर जाके पता लगता है कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है। बेसिकली ये लोग इन बच्चों को इसलिए उठा रहे थे एज ए लेबर वर्क फॉर देयर कंस्ट्रक्शन साइट। एक और विक्टिम जिसका नाम था चॉय स्यूंग वो, इसने बताया था कि वो भी सिर्फ 13 साल का था जब उसको ऐसे जबरदस्ती उठा ले गया था। स्कूल के सामने ही चॉय खड़ा हुआ था। ये 2 पुलिस वाले आते हैं, चॉय को बोलते हैं कि अपना बैग खोल के दिखाओ, उन्होंने तलाशी लेनी है। एंड जब ये पुलिस वाले चॉय की बैग की तलाशी लेते हैं उसमें से एक ब्रेड और थोड़ा सा रिसेस लंच मिलता है। पुलिस वाले उस टाइम उसको अक्यूज करने लग पड़ते हैं कि तुमने ये ब्रेड और ये लंच स्कूल में से चुराया है, इसलिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। चॉय रिजेस्ट करता है, कहता मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं चुराया। पुलिस वाले ये बात ना सुनकर चॉय को जबरदस्ती उस कंसंट्रेशन कैंप ले जाते हैं जो कि चॉय सिर्फ और सिर्फ 13 साल का था। वहां पर जाकर चॉय के साथ बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं। चॉय बताता है कि जब वो पहले दिन गया वहां पर उन्होंने चॉय के सारे कपड़े उतार दिए थे एंड पुलिस वाले एक प्लंजर लेके आए। वो चॉय के जेनिटल्स को दबाने लग पड़े और खींचने लग पड़े। चॉय को बोलते हैं कि जब तक तू ये कन्फेस नहीं करेगा कि तूने चोरी करी है हम तेरे को नहीं जाने देंगे। एंड जो कि चॉय सिर्फ 13 साल का था उसको पता नहीं था कि उसके साथ यहाँ पे भी ट्रिक करी जा रही है। सो चॉय ने इस टॉर्चर से छुटकारा पाने के लिए उसने बोल दिया कि हाँ मैंने चोरी करी है। एंड पुलिस वाले ये बात सुन के चॉय को जेल में डाल देते हैं। वहां से चॉय का और भी ज्यादा फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट शुरू हो जाते हैं। चॉय बताता है कि जब वो जेल में था, जेल में ग्रुप्स बने हुए थे, हर एक ग्रुप का एक लीडर था। चॉय बताता है कि ये लीडर उसके कपड़े उतार देता था, उसकी नेकेड बॉडी पर ठंडा ठंडा बर्फ जैसा पानी डालता था। एंड कीप इन माइंड ये कंसंट्रेशन कैंप ऊपर पहाड़ों पर है एंड वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है। पानी फेंकने के बाद ठंडी जमीन पर चॉय कांप रहा होता है। एवरी सिंगल टाइम जब ये लीडर उसको टॉर्चर करता था, ये लीडर उसको सेक्सुअली असॉल्ट करता था। चॉय बताता है कि एक बारी एक लड़का था जो कि उसकी ही एज का था, उसने उस लीडर से पूछ लिया कि हमें यहाँ पर क्यों बंद करके रखा है, हमने क्या बिगाड़ा है। सो वो लीडर एंड 3 और बंदे उस छोटे से बच्चे को जो कि सिर्फ टीनेज में था उसको एक ब्लैंकेट में लपेटते हैं, उसको रोल करते हैं और उसको मारना शुरू कर देते हैं। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स उसकी डेथ हो जाती है इवेंचुअली। वो ये भी बताता है कि सारे प्रिजनर्स वेल नरिश थे, उनको एवरी सिंगल डे सेम एग्जैक्ट खाना मिलता था जो कि था एक रॉटन फिश और कुछ चावल। इस सो कॉल्ड वेलफेयर सेंटर में सभी इनमेट्स को एक ही जैसे कपड़े पहनाए जाते थे, वही कपड़े हैं जो कि स्क्विड गेम में थे, जो कि था ग्रीनिश ब्लूइश ट्रैक सूट, शूज और नाइलॉन अंडरवेयर। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश करी बट इस वेलफेयर सेंटर में दीवारें 20 से 25 फुट लंबी थी एंड जब भी इन लोगों ने भागने की कोशिश करी
वो वहीं पे मारे गए थे। 500 से ज़्यादा लोग इस वेलफेयर सेंटर में मारे गए थे एंड उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स को किसी को पता नहीं कि वो ज़िंदा है या मर गया। चॉय के पेरेंट्स ने भी मिसिंग पोस्टर्स लगाए थे शहर में हर जगह। जब शहर में पता लगता है कि सिर्फ चॉय नहीं, बहुत सारे छोटे बच्चे और उनके फैमिली मेंबर्स गायब हो रहे हैं, शहर में लोगों में पता चलता है जितने भी लोग यहाँ से गायब हो रहे हैं वो उस वेलफेयर सेंटर में जा रहे हैं एंड वहाँ पे उन लोगों को टॉर्चर करा जा रहा है। बट इस पॉइंट पे जब लोग गायब हो रहे थे, लोगों को ये सिर्फ रूमर्स लग रहे थे। नो वन न्यू द एक्चुअल रीज़न। धीरे धीरे ये रूमर्स फैक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे एंड लोगों को इस पॉइंट पे विश्वास हो गया था कि उस वेलफेयर सेंटर में ही लोग हैं और वहाँ पे वो लोग टॉर्चर हो रहे हैं। फिर काफ़ी सारे पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं एंड इस पॉइंट पे प्रोटेस्ट और वो जो लॉयर था मिस्टर किम, जो कि 1986 में जंगल में जा रहा था, इन दो चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। सेंटर में जितने भी लोग थे उन सबको रिलीज़ कर दिया गया था। बट ये वेलफेयर सेंटर चला कौन रहा था? उसका नाम था मिस्टर पार्क। मिस्टर पार्क नाम का बंदा था जो कि ये वेलफेयर सेंटर चला रहा था। मिस्टर पार्क को इवेंचुअली अरेस्ट कर लिया गया था, बट सिर्फ और सिर्फ 2 साल 6 महीने ही के लिए, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली और फाइनेंशियली पावर में था। मिस्टर किम जो कि लॉयर थे, उन्होंने इस केस को काफ़ी ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करी, बट इवेंचुअली वो हार गए कि उनको जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ थी उनसे काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट ऑर्डर्स आ रहे थे कि आप ये केस वापस ले लो, इस केस को उस टाइम बंद कर दो। एंड ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद मिस्टर पार्क इवेंचुअली बाहर आ जाते हैं। ऑलमोस्ट हर एक प्रिजनर जो उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में था उतने टाइम के बाद वहाँ से जब निकला था, ऑलमोस्ट हर एक बंदे का कॉन्टैक्ट से अपने फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, उन सब से वो कॉन्टैक्ट टूट चुका था। दे हैड नथिंग। मिस्टर पार्क का ये कहना था कि उनको ये ऑर्डर आया था गवर्नमेंट के थ्रू कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट बनाए, बट मिस्टर पार्क का माइंड काफ़ी ज़्यादा ईवल था एंड उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन साइट को एज ए कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना दिया था, जहाँ पर बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक, होमलेस लोग, सबको टॉर्चर करा जा रहा था सो दैट वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर सकें। मिस्टर पार्क ये भी बताते हैं कि उनको गवर्नमेंट के थ्रू हर साल $2 मिलियन उनको मिलते थे। 2016 में मिस्टर पार्क की डेथ हो जाती है थ्रू नेचुरल कॉजेस। अब देर इज़ स्टिल पॉसिबिलिटी कि ये वेलफेयर सेंटर अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट एक नई लोकेशन पर। आई होप एंड आई विश जितने भी विक्टिम्स थे इस नरक के वो ठीक हो जाएं। हर एक विक्टिम मेंटली, फिजिकली और इमोशनली ट्रॉमा में था। ये थी स्टोरी रियल लाइफ स्क्विड गेम की। वंस अगेन, अगर आपको मिस्टीरियस, डार्क, स्ट्रेंज कहानियाँ इंटरेस्टेड लगती है, मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। सो अगर इंटरेस्टेड हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बी सेफ एंड टेक केयर।